हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक कॉड नई मानवा को। और ये मानवा थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, लेकिन ऑथर को पता है ठरक बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ करके मानवा को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता रहता है। इसलिए बिना किसी देरी के इस मानवा को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, एपिसोड की शुरुआत ही एकदम धुआंधार तरीके से होती है। हम लोग देखते हैं कि आसमान में बिजलियां गड़गड़ा रही थी। उसी टाइम में बेड के ऊपर एक लड़की पड़ी हुई थी, जो कि हमारे हीरो से कहती है, बिग ब्रदर यहाँ पे आओ, इतनी जोर से मत करो नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। वहीं पे हम लोग अपने हीरो को देखते हैं, जो कि पीछे हटते हुए कहता है, ए दूर हट, मैं तेरा से कोई लेना देना नहीं है, मैं तेरे को नहीं जानता। लेकिन वो लड़की कहाँ हटने वाली थी। वो लड़की कूद के जाती है और हमारे हीरो को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, ऐसे कैसे जाने दूं। वहीं पे मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर सोच रहा था, व्हाट द फक, साला मैं तो अभी ये कॉमिक पढ़ रहा था, अचानक से इसके अंदर कैसे आ गया। लेकिन ये फीलिंग अच्छी है, आई लाइक दैट। फिर मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाता है कि वो अपने रियल वर्ल्ड से इस वर्ल्ड के अंदर आ गया है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ली जियू है, जो कि एक 17 साल का लौंडा है और वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन टीचर के पढ़ाते समय उसका दिमाग बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था, एज वेल बॉय ऑफ इंडिया। और वो इसी बात का फायदा उठाते हुए फोन के अंदर झांक झांक के एक कॉमिक को पढ़ रहा था, जिसकी मेन कैरेक्टर का सरनेम बिल्कुल हमारी हीरो के सरनेम से मैच हो रहा था, हूबहू। और ली को कॉमिक का मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये दिखने में चिकना था। उसी टाइम में हमें फोन से कॉमिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसी टाइम पे कई सारे लोग आ जाते हैं जो कि सेक्ट के एल्डर होते हैं, और वो हमारे कॉमिक वाले अंदर की मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि वो एक डेविल कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, हार्ट्स ऑफ डेविल, जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, जिसके चलते वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम भाई बुरी तरीके से जलील करने लगते हैं। और साथ ही में वो उसके ऊपर ये भी इल्जाम लगा देते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को असॉल्ट कर रहा था। ली को समझ में आ जाता है कि कॉमिक के अंदर जो बुड्ढा है उसका दिमाग खराब हो गया है, जो कि मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए वो कमेंट में लिख देता है, ऑथर तेरी ऐसी की तैसी माँ का, इसी तरह की और भी कई सारी गालियां। लेकिन अचानक से बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए वो खड़ा होकर चिल्ला देता है। तो टीचर बड़े प्यार से कहता है, पहली फुर्सत में बाहर निकल जाना है तो टांगे तोड़ दूंगा और मुर्गा अलग से बना दूंगा। जिसपे लिए बेशक चुपचाप भाई क्लास से बाहर निकल जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है, क्या घर जाके दोबारा फोन को चार्ज करूं, जिसके बाद ऑथर को दोबारा गाली दूंगा। इसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगता है चार्जर को लेने के लिए। लेकिन अचानक से उसके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आता है, जो कि ली से पूछता है, क्या वो इस कॉमिक का मेन कैरेक्टर बनना चाहता है, और हाँ अच्छे से सोच नहीं तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। जिसमें मेन कैरेक्टर सोच ही रहा था कि तभी उस टाइम पे फोन अपने आप ही उसे अंदर खींच लेता है। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि फोन तो नीचे गिरता है, लेकिन मेन कैरेक्टर यानी कि ली गायब हो चुका था। इसके बाद हम लोग फिर से कॉमिक वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे वो लड़की मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हें परिणाम को समझ लेना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो उसका अंजाम क्या होगा। जिस पे ली आगे से कहता है, दीदी ये गलत फहमी है, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर रहा हूँ। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि ली को कहते हैं, ये राक्षस है राक्षस, इसे भागने मत देना, इसे पकड़ के रखो। वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और ली की गर्दन के ऊपर तलवारें रख देते हैं। ली को समझ में आ जाता है कि ये कॉमिक का ही प्लॉट था, और उसे समझ में आ गया था कि वो कॉमिक के अंदर आ चुका है। इसीलिए ली उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो ली जियो नहीं है, वो तो एक दूसरी दुनिया से आया हुआ है। वो 17 साल का है और उसका सन 2301 है। लेकिन वो बुढ़ा आदमी ली की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता है और उसे कहता है कि तुम एक राक्षस हो, राक्षस जो कि अपने फेलो डिसेपल के साथ ये सब कुछ करने की सोच रहा था। वो लड़की भी आगे से कहती है, हाँ हाँ एल्डर, इसने मुझसे कहा था कि ये मुझे कोई कल्टीवेशन मेथड सिखाएगा, इसलिए मैं इसके साथ आ गई, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये राक्षस होगा। वो बुढ़ा आगे बढ़ता है, तब उसे बेड के ऊपर कुछ किताबें दिखती हैं, जो कि डेविल्स हार्ट मेथड की लिखी गई कल्टीवेशन मेथड था। इस पे वो ली से कहता है कि तुम ये सभी टेक्निकें इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि तुम पक्का एक डेविल कल्टीवेटर हो। हमें यही भी पता चलता है कि ये इमॉर्टल डोर का सेकंड मास्टर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इमॉर्टल डोर का फर्स्ट मास्टर आ जाता है, और वो बुढ़ा फर्स्ट मास्टर से कहता है कि तुमने अपने डिसाइपल को यही सब कुछ सिखाया है कि वो डेविलिस मेथड की प्रैक्टिस कर रहा है। इस पे फर्स्ट मास्टर आगे से कहता है कि ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे अपने आप ही देख लूंगा, तुम्हें इस बीच में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ली को भी समझ में आ जाता है कि ये कॉमिक के मेन कैरेक्टर का मास्टर है, और अगर ये यहाँ पे आ भी गया है तो भी इसके पास बचने के चांसेस नहीं है। ली के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं उनसे बच के निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, वो यहाँ पे मर के ही रहेगा। ली अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे कैसा ना तैसे तो जीने का कोई ना कोई रास्ता निकाल के ढूंढ के पड़ना ही पड़ेगा। वही पे मास्टर टियान से कहता है, क्या उसे कुछ आगे कहना है। इस पे ली कहता
है कि उसके कपड़े तो सही सलामत हैं, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी सेकंड मास्टर उन बुक्स को नीचे फेंक के कहता है कि इनका क्या मतलब है, तुमने डेविल्स हार्ट मेथड का कल्टीवेशन तरीका इस्तेमाल किया है और तुम्हारे जिंदा बच के निकलने का कोई भी तरीका नहीं है। फर्स्ट मास्टर जैसे ही ये देखता है तो अपनी शॉट निकाल लेता है और ली से कहता है, साढ़े कोई आखिरी इच्छा। ली मन में सोचता है कि अब तो लग गई, ये बुढ़ा सच में मुझे मारना ही चाहता है। लेकिन तभी टियान को याद आता है कि यहाँ पे एक तरीका है, अगर वो उसका इस्तेमाल करेगा तो बच के निकल जाएगा, क्योंकि उसने इस मंगा के कम से कम 74 चैप्टर को पढ़ रखा है और अगर वो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करे और ये बाजी चले तो जीतने के चांसेस हैं। ली अपने मास्टर से कहता है कि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है और वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन एक उसकी एक आखिरी इच्छा है जो वो करना चाहता है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग ली को बाहर ले आ जाते हैं जहाँ पे बारिश हो रही थी। ली उस एल्डर से कहता है कि तुमने बहुत अच्छी चाल चली है, मेरे पास बच के निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन वो मरने से पहले एल्डर से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिसके चलते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसके बाद ली मरने से पहले अपने मास्टर से कहता है कि वो एल्डर के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता है। लेकिन एल्डर जल्दी से आगे बढ़ के ली को मारने ही वाला था कि उसी टाइम पे ली कुछ ऐसा कहता है जिससे एल्डर के पसीने छूट जाते हैं और वो पीछे मुड़ के ली की तरफ देखता है। ली आगे से कहानी सुनाना शुरू करता है कि मिस हु सुंदर ही नहीं कमाल की हैं, लेकिन उनके पास कुछ क्राफ्ट है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है और ये जो क्राफ्ट है इसको सिर्फ एल्डर ही जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन वो कुछ आगे कह पाता कि इससे पहले ही एल्डर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आगे कुछ बोला तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जिस पे ली उनसे कहता है, अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि किसी को भी इसके बारे में पता चले कि तुम वेस्टर्न 5 फ्रोजन सेक्ट के साथ सेक्ट लीडर को मारने की कोशिश कर रहे हो और साथ ही में तुम्हारा नन टेम्पल की एक लड़की के साथ चक्कर भी चल रहा है जिसके साथ तुम्हारी बेटी भी है, तो भैया। लेकिन एल्डर आगे से कहता है कि बिलीव करो या ना करो मैं तेरे को मार दूंगा। लेकिन ली एल्डर से कहता है कि मैंने पहले ही अपने आदमी को वहां पे भेज दिया है तुम्हारी बेटी और एक्स गर्लफ्रेंड को पकड़ने के लिए, और अगर मैं मारा जाता हूँ तो फिर मेरे लोग उन्हें हेड सिचुएशन पे भेज देंगे। इससे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन हो जाएगी और तुम्हारे कैरियर के एल लग जाएंगे। बेशक ली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उसके पास नॉलेज थी और अगर तुम कॉन्फिडेंट के साथ कुछ भी बोलो तो वो सच में बदल जाता है। ली एल्डर से कहता है कि ये राज मेरे साथ ही दफन रहेगा, बस तुम्हें वो करना है जो मैं चाहता हूँ और ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो फिर एल्डर आगे बढ़ता है और वो ली के ऊपर एक पाम अटैक करता है जिससे ली पीछे की तरफ जाके गिरता है और साथ ही में उसकी कल्टीवेशन वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेक्ट लीडर एल्डर से पूछता है कि तुम तो उसे टपकाना चाहते थे तो फिर क्या हुआ। इस पे एल्डर आगे से कहता है कि कल्टीवेशन उसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब वो कुत्ते की तरह भटकता रहेगा और किसी न किसी दिन तो मारा ही जाएगा। लेकिन हम लोग ली को देखते हैं जो कि जाते हुए भी एल्डर की लंका लगा जाता है। वो सेक्ट लीडर को बता देता है कि ये बुड्ढा आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा है, इससे पहले कि देर हो जाए सारी सिचुएशन के बारे में पता लगा लो, नहीं तो सेक्ट की गद्दी अपने हाथों से खो देगो। इस पे सेक्ट लीडर एल्डर की तरफ देखता है और कहता है, साले गद्दारी कर बे। फिर हम लोग ली को देखते हैं जो कि दर्द में कराहते हुए माउंटेन के नीचे जा रहा था। अब उसे समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना है, उसका दिमाग तो खराब हो ही रहा है इस कॉमिक के अंदर आके, और साथ ही में उसे ये भी नहीं पता है कि बाहर कैसे जाना है। और जो पाम अटैक ली के ऊपर हुआ था उस वजह से उसके दिल में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ली अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसे कॉमिक के प्लॉट के जरिए ही पता लगाना पड़ेगा कि वो कैसे अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकता है। फिर ली हम लोगों को इस कॉमिक की असली मेन कैरेक्टर की कहानी बताता है कि ये थर्ड रेट की कॉमिक के अंदर एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम सॉ किंग है और उसके पास एक डिवाइन पावर थी और साथ ही में उसने आखिर तक अपना हारेम भी बिल्ड कर लिया था। और जो हमारा ली है ये एक थर्ड ग्रेड का कैरेक्टर है जो कि हमारे सॉ से जलता था, इसीलिए हमारे मेन कैरेक्टर ली ने सॉ को भाई बिल्डिंग से धक्का दे दिया, जिसके बाद वो सीधा खाई में जाके गिरा और खाई के अंदर कई सारे डिमोनिक बीस्ट रहते थे। इसके बाद वो भागते हुए आया और सेक्ट को बता दिया कि सॉ एक खाई के अंदर गिर गया है जहाँ पे कई सारे इवल बीस्ट हैं और वो मारा जाएगा। लेकिन जैसा कि कहानी में होता है मेन कैरेक्टर कभी मरता नहीं है, इसीलिए जब वो खाई के अंदर गिरा तब उसने वहाँ के जितने भी बीस्ट थे उन सभी को मार दिया और साथ ही में अपने इमोर्टल सेट को रिजरेक्ट कर लिया और उसे डिवाइन पावर भी मिल गई। इसके बाद उसने मेन कैरेक्टर की तरह ही इमोर्टल पैलेस के अंदर असेंड कर दिया, यानी कि वो इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर चला गया। और एक हमारा ली जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट तो है लेकिन नकली का, उसे वह एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वो मर गया और उसको उसके बाद में डीवल आर्मी का एक छोटा सा सोल्जर बना दिया गया जो कि आखिर में मेन प्रोटैगनिस्ट के हाथों मारा गया। इसलिए ली अगर सॉ के आने का इंतजार करेगा तो वो डिमोनिक बीस्ट के हाथों डिवाइन पावर पा लेगा, और अगर वो यहाँ पे वेट करेगा तो आखिर में वही मारा जाएगा। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता
बताता है कि वो वापस जाना चाहता है। कॉमिक वर्ल्ड के अंदर लोगों को भाई डिवाइन पावर मिलती है, वो इनविंसिबल बन जाते हैं, लेकिन वहीं पे हमारे ली के एल लगे पड़े हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे बस सा कुछ होता है और उसके सामने सिस्टम की विंडो आती है जो कि हमारे ली से पूछती है कॉमिक का प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता है। इस पे ली अपने मन के अंदर सोचता है सिस्टम होली शिट। इसके बाद बेशक वो प्रोटैगनिस्ट बन जाता है और कहता है कि अपनिश बनेगा इस दुनिया का भगवान। साथ ही में हमारे ली को पता चलता है कि सिस्टम जो उसे टेक्निक मेथड प्रेफर कर रहा है वो डेविल हार्ट टेक्निक है और ली को अच्छे से पता था कि डेविल हार्ट टेक्निक बहुत ज्यादा ताकतवर टेक्निक है और जिन जिन लोगों ने डेविल हार्ट टेक्निक को भाई मास्टर कर लिया था वो भाई हेवन एंड अर्थ के बाहुबली बन गए थे। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा था और हर किसी को पेल दिया था। लेकिन ये बात हजारों साल पुरानी है, इसीलिए हमारे कॉमिक के सस्ते मेन कैरेक्टर यानी कि वो ली वाला, उसने भी इस कॉमिक को ट्राई करने की कोशिश की थी इस टेक्निक को सीखने की, लेकिन सेक्ट वालों ने उसे पकड़ लिया जिसके बाद कुत्ता बना के उसे बाहर फेंक दिया। इसके बाद होना क्या था, ली उसे भाई एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ ही देर में वो टेक्निक सीख भी जाता है। ली को ऐसा महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ चुकी है और उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भर भी दी जाती है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सेक्ट से लोग नीचे आ रहे थे जहाँ पे 3 लोग थे और एक लड़की थी और उन लोगों की नजर जब ली के ऊपर पड़ती है तो वो सिस्टम में कुछ तो कर रहा था लेकिन सिस्टम उन्हें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए उन लोगों को ऐसा लगता है कि टियान का दिमाग खराब हो चुका है और वो पगला चुका है, इसीलिए वो हवा में ही इधर उधर चीजें कर रहा है। ली भी उनकी तरफ देखता है और सोचता है कि इन्हें तो सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। खैर वो इस बात को इग्नोर करके यही सोच रहा था कि अगर वो इस हार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, जिसके बाद ली जो चाहे वो कर सकता है और साथ ही में अपनी दुनिया के अंदर वापस भी जा सकता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो कि आगे से एक शॉट देते हुए कहते हैं कि आप इसे मार क्यों नहीं देते हैं, ये वैसे भी गली में अब कुत्ते की तरह तड़पता रहेगा, भूखा रहेगा, इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग इसे मार देते हैं। जिसके बाद वो बंदा अपनी शॉट को पकड़ता है और उसके अंदर एनर्जी को रिलीज करता है और शॉट लेके ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ली अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके ही उसकी शॉट को पकड़ लेता है। ली अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मार्शल आर्ट्स सही से इस्तेमाल नहीं की जाएंगी तो डिमोनिक एनर्जी प्यार से इस्तेमाल नहीं की जाएगी और कुछ न कुछ तो दिक्कत आएगी। उसी टाइम पे वो लोग चिल्ला रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इसने शॉट को कैसे रोक लिया। ली उनकी तरफ देखता है और वो अपनी उंगलियों को हल्का सा दबाता है जिससे वो पूरी शॉट टूट के बिखर जाती है। ली उन लोगों से कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी था, तुम लोग तो साला गले के कुत्ते की तरह इंसान को सूंघने लगते हो जैसे कि पाले जी लेके घूम रहा हूँ। उसी टाइम पे उस बंदे को काफी तेज गुस्सा आता है क्योंकि उसके हाथ की पसलियां टूट चुकी थी, इसीलिए वो ली के ऊपर भागते हुए हमला कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक चाबुक आता है जो कि उसके मुंह के ऊपर लगता है और वो उड़ते हुए नीचे की तरफ जाके गिरता है। साथ ही में वो चाबुक थोड़ा सा राइट में घूम जाता है और बचे हुए 2 लोगों को भी खर्चा पानी दे देता है। हमें पता चलता है कि ये चाबुक चलाने वाली और कोई नहीं एक लड़की है जो कि ली से कहती है क्या तुम मुझको भूल गए कि इसका नाम सू वी यंग है। ली अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मैं तो अपनी जिंदगी से इतना उब गया था कि मैं तो भूल गया कि इस कॉमिक वर्ल्ड के अंदर वैफू भी होती हैं। इसके बाद उसकी हवस जागने लगती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। ली उसे कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि वो उससे मिलेगा। वो लड़की आगे बढ़ती है और ली से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उसी टाइम पे ली की नजर कुछ ऐसी चीजों के ऊपर पड़ती है जो कि बहुत बड़ी थी, इसीलिए ली की नाकों से झरना बहने लगता है खून का, जिसके बाद वो बेहोश होके उसी लड़के के ऊपर गिर जाता है। फिर जब ली को होश आता है तब उसके सामने कुछ बड़ी बड़ी चीजें थी जिनके वो नीचे लेटा हुआ था और इसीलिए उसकी नाक से फिर से खून बहने लगता है। सूली से कहती है कि मैंने काफी ज्यादा इंतजार किया तुम्हें उठने का, मुझे तो लगा तुम मर गए लेकिन आखिरकार तुम उठ ही गए। वहीं पे ली अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ऑथर को अच्छे से पता है कि हवस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इतने पास से बड़ी बड़ी चीजें देखने की वजह से उसकी नाक से फिर से खून बह रहा था। सूली से कहती है कि तुम्हारी नाक से खून क्यों आ रहा है, क्या तुम्हें बुखार उखार है क्या जिस वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है। ली जल्दी से पीछे हटता है और बच्चों की तरह साफ कहता है कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। फिर ली उस लड़की से पूछता है कि वो उसके पास क्यों आए थे ढूंढते हुए, जिसमें मिसू उसे बताती है कि वो खास तौर पे उसे ढूंढने के लिए आई थी। जिससे ली हैरान होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि मेन कैरेक्टर ली, इसको तो साला कोई भी लड़की भाव नहीं देती थी, हर कोई इसे रिजेक्ट कर देता था, तो फिर ये सू इसे क्यों ढूंढने के लिए आई थी। इसके बाद मिसू ली से कहती है कि वो चाहती है कि ली उन्हें बचा ले। मिसू ली के गले लग जाती है और उसे रोते हुए कहती है कि उसकी फैमिली उसकी शादी जबरदस्ती जिन से करवा रही है। ली को याद
जाता है कि जिन्यू जिस फैमिली से आता है वो काफी ज्यादा अमीर घराने वाली फैमिली है और साथ ही में जिन्यू अपने आप में ही एक्सपर्ट है जो कि एक फायर वॉकर गेट के जरिए आता है जो कि अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा कमाल की टेक्निक है। ली को ये भी पता था कि उन लोगों ने सबसे पहले साथी का प्रपोजल दिया था लेकिन बाद में वो लोग सू को फोर्स करने लगे थे और ली को ये भी पता था कि जिन्यू अपने आप में ही एक कचड़ा है। वो खाने और भूलने के अलावा और कोई काम भी नहीं करता है और हाँ गांजा भी पीता है। हालांकि ली अपनी नाक इन सभी मामलों में घुसाना तो नहीं चाहता है लेकिन एक हीरो यानी कि प्रोटैगनिस्ट बनने के लिए उसे इन सभी चीजों के अंदर घुसना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही तो करके वो अपनी असली दुनिया के अंदर आगे जा सकता है, नहीं तो वो यहीं पे फंसा रहेगा। इसके बाद ली मिसू से वादा करता है कि वो कभी भी सू की शादी जिन्यू से नहीं होने देगा और उसे हमेशा बचा के रखता है, जिससे मिसू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो ली के गले लग के कहती है कि उन्हें अच्छे से पता था कि ली कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा और साथ ही में गले लगने की वजह से और भी कुछ चीजें गले लग रही थी। इसलिए ली की नाक से फिर से खून आने लगता है और वो कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे भूख लगी है। शिव से पूछती है कि तुम्हारी नाक से फिर से खून क्यों आ रहा है। इस पे ली कह देता है कि भूख से दिमाग खराब हो रहा है। तो फिर सो उसे कहते हैं कि चिंता न करो, मैं तुम्हें दुनिया के बेस्ट रेस्टोरेंट के अंदर लेके चलती हूँ। इसके बाद हम लोग जिन्यू को देखते हैं और वो भी उसी रेस्टोरेंट के अंदर आया हुआ था जहाँ पे वो दोनों आ रहे थे। हम देखते हैं कि जिन्यू अपने साथ कुछ और लोगों को लेके आया था जो कि दूसरे फैमिली के मेंबर्स होंगे और वो सभी जिन्यू की एकदम बढ़िया से चापलूसी कर रहे थे कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके पास बहुत अच्छी कल्टीवेशन मेथड है, उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन वो बातों बातों में ही कुछ गलत कह देता है कि अगर उसकी फैमिली इतनी ही ज्यादा अच्छी है तो फिर वो अभी तक उस कंपटीशन को जीत क्यों नहीं पाया है। इस पे जिन्यू को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर दारू फेंक के उसे कहता है कि कंपटीशन हर 5 सालों में एक बार होता है और जो भी उसे जीतता है तो फिर उसे लाइफ एसेंस मिलता है और कई सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उसी कंपटीशन के अंदर से यंगर जनरेशन में सबसे ताकतवर लोगों को निकाला जाता है जो कि डीमन अलायंस के खिलाफ फाइट करते हैं और ये सारा मामला अपर वर्ल्ड का होता है, मॉर्टल्स का नहीं। इसीलिए वो उस बंदे को घूरते हुए कहता है कि इसीलिए हम लोगों को इस मामले में क्यों पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी गंवाने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ाया है क्या। जिस पे वो बंदा कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो लोग यहाँ पे ये बात करने लगते हैं कि जिन्यू तो मिसू के साथ शादी करने वाला है। इस पे जिन्यू आगे से कहता है कि वो तो उनके ऊपर एहसान कर रहा है क्योंकि वो दोनों ओल्ड फैमिलीज हैं और फ्रेंड हैं, इसीलिए वो उसके साथ शादी करने वाला है। जिसके बाद वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। खैर उसी टाइम पे हम उन दोनों को देखते हैं जो कि भाई टल्ली होके बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद वो दोनों इसी तरह से मटर गश्ती करते हुए उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे जिन्यू और उसके लोग दारू पी रहे थे। उन लोगों की नजर सू के ऊपर पड़ती है और साथ ही में ली के ऊपर और वो लोग सोचते हैं कि ये बंदा कौन है जो कि सू के साथ खड़ा है। जिन्यू की भी नजर उन दोनों के ऊपर पड़ती है जिसके बाद वो सू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है यू बिच कम हियर। सो जैसे ही जिन्यू को वहां पे देखती है तो वो ली के पीछे छुप जाती है और कहती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पे होगा। जिसके बाद ली जिन्यू से कहता है कि उसे ठीक से बात करो नहीं तो घुसंड मार के मुंह तोड़ दूंगा। जिन्यू को याद आ जाता है कि ली वही कुत्ता है जिसको भाई सेक्टर से बाहर निकाल दिया गया है, इसीलिए वो ली से कहता है कि तुम तो कल का सवेरा ना देख सकोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं जो कि उन दोनों को घेर लेते हैं। ली भी उनकी तरफ देखता है और वो जिन्यू को भाई चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो इतने ज्यादा शक्तिशाली हो फिर भी फालतू के लोग सत्थे लेके घूमते हो। और ली जिन्यू से कहता है मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है और मैं कभी भी तुम्हारे जैसे सुअर को सिस्टर सू के साथ शादी नहीं करने दूंगा। सू भी आगे से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, तुम बहुत ज्यादा नीच आदमी हो। इसके बाद जिन्यू अपने लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ और जाके साले का सूरमा बना दो और कीमा बना के मुझे खिला देना। इसके बाद कई सारे लोग आगे बढ़ते हैं और वो ली और सू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि मैंने इसके गार्ड्स के बारे में सुना है, ये कई सारे सेक्टर से आते हैं और ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और उनके पास कमाल कमाल की एबिलिटी होती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिन्यू की इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती हो गई। उसी टाइम पे एक सोल्जर आगे बढ़ता है जो कि उसकी गर्दन उड़ा देता है क्योंकि उसने जिन्यू की बेइज्जती की थी। इसके बाद जिन्यू आगे से कहता है कि जो कोई भी यहाँ पे फालतू की बकवास करेगी तो उसकी जबान को खींच लिया जाएगा और गले में पेट के लटका दिया जाएगा। उन सभी लोगों की फट जाती है तो वो तुरंत वहां से भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिन्यू उन लोगों को रोक लेता है और उनसे कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाओगे, तुम में से आज हर कोई ये देख लेगा कि जो कोई भी मेरे को उंगली करेगा उसकी उंगली उसी के अंदर डाल दी जाएगी।
ली अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने यहाँ पे एक बंदे की गर्दन उड़ा दी, साला कोई पुलिस ही नहीं आई और साथ ही में मेरे पास एक मैजिक ट्रिक भी है। इसके बाद वो डेविल हार्ट टेक्निक का यूज करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि जिन्वे से कहता है कि उसका गुस्सा बहुत ज्यादा कड़ा है, उसे थोड़ा हद में गुस्सा करना चाहिए। जिन्वे उससे कहता है कि तुम कौन हो भाई, जिसपे वो बंदा बताता है कि वो फूदो सेक्टर से है और उसका नाम हुआन है। और वो जिन्वे की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हारी रगों में कुत्ते का खून दौड़ रहा है जो कि हर किसी को काटना चाहता है, इसीलिए बेशक मुझे उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके बाद वो ली की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारा डाटियान बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के भी तुम इन सभी चीजों को इस्तेमाल कर पा रहे हो और तुम्हारी हिम्मत को देख के अपन दाद देता है। खैर वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जिन्वे हुआन के ऊपर अपनी फायर शॉट से हमला करता है जो कि उसके सीने को चीरते हुए पार निकल जाती है, जिसको देख के तो ली भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जिसी के साथ ली की बॉडी हवा में ही गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये हमला दरअसल किसी और बंदे ने किया था, जिन्वे ने नहीं। जिसके बाद जिन्वे ली से कहता है कि जल्दी से मेरे घुटनों पर बैठ के 100 बार रेंगो और मुझसे माफी मांगो और मुझे पिताश्री कहो, तो फिर मैं शायद से तुम्हें छोड़ने के बारे में एक बार सोच सकता हूँ। इसके बाद जिन्वे ली के ऊपर हंसते हुए कहता है कि वहाँ पे बैठे क्यों हुए हो, जल्दी से यहाँ पे आओ और डैडी कह के मुझसे माफी मांगो, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। तो जल्दी से आगे बढ़ती है और वो ली को कवर करते हुए उसे कहती है कि चुपचाप खिसक लो, तब तक मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। जिससे ली इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ये तो बड़ी लॉयल है। ली अपने मन के अंदर सोचता है कि जिन्वे बहुत ज्यादा कमाल का है, इसने अपने आप को एक्सपर्ट्स के चारों तरफ घेर रखा है, अगर मैं इनसे सामने से फाइट करूं तो शायद से मैं इसे हरा न सकूं। लेकिन इसे लगता है कि मैं एक यूजलेस बंदा हूं जिसका मैं फायदा उठा सकता हूं इसे टोपी पहनाने के लिए। वहीं पे जिन्वे मिसो से कहता है कि तुम उस कचड़े को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो, यहाँ पे आ जाओ, हम लोग रात में भाई शादी करने के लिए चैम्बर चलेंगे। तो उसके भाई घनी बेइज्जती कर देती है, ये कहते हुए कि तुम बांस मारते हो, तुम्हारी वॉइस से लेके तुम्हारी स्किन मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, लुकिंग लाइक अ सिट। जिसपे जिन्वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के फायर शॉट चलाने वाले बंदे से कहता है कि किस बात का इंतजार है भाई, जलाओ जल्दी से उसे और मार दो। जिसपे वो बंदा बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके सू के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। लेकिन सू मरते हुए भी ली से कहती है कि डॉज करो। इसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा तगड़ा धमाका होता है। जिन्वे कहता है कि अब तो देर हो गई है, कोई भी नहीं बचेगा। हम देखते हैं कि धमाके की वजह से वहाँ पे हर जगह पे तबाही मच गई थी और हर कोई इधर उधर हुल चुका था। जिन्वे हमें बताता है कि फायर शॉट टेक्निक कंट्रोल करना काफी मुश्किल है और ये फायर एसेट की अनलिमिटेड स्किल है और जिस एल्डर ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो इमोर्टल रियलम पे है, इसीलिए अगर कोई सुप्रीम मास्टर भी होगा तो उसका इससे बच पाना नामुमकिन है। इसके बाद वो फिर से बाकी सेट को डराने लगता है कि उंगली मत करना, नहीं तो उंगली तोड़ दी जाएगी। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ली उन लोगों के पीछे से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये सुअर इतनी आसानी से मुझे जाने देगा, ये अटैक तो मेरा कुछ भी नहीं कर पाया है। हम लोग देखते हैं कि ली ने अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके उस फायर शॉट को आसानी के साथ रोक लिया था। जिसके बाद ली उन लोगों की बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये तो फुसकी बम निकला, मुझे तो लगा तगड़ा धमाका करेगा। जिसके बाद सू भी ली की तारीफ करती है कि वो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और साथ ही में हम लोग उस एल्डर को देखते हैं जिसने फायर शॉट का इस्तेमाल किया था। वो इस बात को देख के हैरान हो गया था कि ली ने अपनी खाली हाथों से ही उसकी शॉट टेक्निक को रोक लिया था। इसके बाद ली अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मैजिकल पावर इसके फर्स्ट लेवल ही दिस ऑफ सेवेंथ हेवन को पास कर सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद जिन्वे चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जाओ और जाके मार दो। वो सभी ली को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि उसी टाइम पे ली अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो एक ही झटके में हवा से गायब होके जिन्वे के पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन के ऊपर शॉट रख के कहता है कि हिलना नहीं तो तुम्हारे पैरे मास्टर का सफाया कर दिया जाएगा। वेल्डर इस बात को देख के हैरान हो जाता है कि टियन इतनी तेजी से मूव किया कि वो अपने रियलम पे होने के बावजूद उसे देख नहीं सका। इसके बाद ली जिन्वे से कहता है कि अगर तुमने फालतू की हरकत की तो मैं तुम्हें डायरेक्ट किंग ऑफ हेल से मिलवा दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे अपना फादर मान लेते हो तो बेशक मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। लेकिन जिन्वे इस बात को मानता नहीं है और वो अपने एल्डर से कहता है कि इसे मार दो। लेकिन टियन अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो उन लोगों से उन्हीं की शॉट छीन के जिन्वे की गर्दन पे रख देता है, जिसपे जिन्वे की फट जाती है और वो आगे से कहता है डैडी प्लीज मुझे मत मारना। ली उसे कहता है कि मैं सुन नहीं पा
आ रहा हूँ, जरा जोर से कहो। जिसपे वो चिल्ला के टियान को अपना फादर कहता है। टियान उसे छोड़ देता है और उसे कहता है कि समझदार बालक हो, लेकिन मुझे दोबारा मत मिलना, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उखाड़ दूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ली फिर से अपनी फायरबॉल का इस्तेमाल करता है और वो ली के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि सू ली को बताती है कि पीछे देखो, लेकिन उसी टाइम पे ली अपनी शॉट को पीछे करता है और वो आसानी के साथ उस शॉट को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो फायरबॉल जो कि शॉट से टकराई थी वो उल्टा उसी तरफ जाने लगती है जिस तरफ जिनोवे था। जिसके बाद वो बॉल उससे टकराती है और वहां पे तगड़ा धमाका होता है और इसी के साथ हमारा जिनोवे क्लीन बोल्ड हो जाता है। हाँ, वो मरा नहीं था, बस चोटें लगी थी। जिसके बाद वो एल्डर जिनोवे को वहां से ले जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा देख लूंगा, बच नहीं पाओगे। जिसपे ली उसे कहता है हाँ हाँ ठीक है चल। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों फिर से भाई शहर के बीच में घूम रहे थे, जहाँ पे सो ली के ऊपर फिदा हो गई थी और वो उसे चिपकते हुए ये पूछती है कि वो अचानक से इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया। वो आज से पहले कभी भी इस तरह का मैच नहीं जीत पाया था और हमेशा हारा था, और साथ ही में ज्यादा चिपकने की वजह से ली की मुंह से फिर से खून आने लगा था। जिसके बाद ली उसे कहता है कि पहले मुझे जाने दो, जिसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे इस मैच को जीता। लेकिन वो दोनों आगे इस बारे में बात कर पाते कि उसी टाइम पे ली को दिखाई देता है कि आसमान से कुछ तो आ रहा है। हमें पता चलता है कि ये सू की फैमिली ने भेजा था, जो कि व्हाइट आइस बर्ड थी। दरअसल ये एक मैसेज था कि सू को फिर से उसकी फैमिली में जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। इसीलिए सू जाने से पहले ली से पूछती है क्या वो उसके साथ चलना चाहता है। वो दोनों एक साथ उसकी फैमिली में जा सकते हैं। ली अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर पुराना वाला प्रोटैगनिस्ट होता तो वो पक्का इसे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन हमारा ली इस लड़के के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है, नहीं तो वो दोबारा अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगा। इसीलिए वो सू को मना कर देता है और उसे कहता है कि वो अभी उसके साथ नहीं आ सकता है, उसे कई सारी जरूरी चीजें करनी है। सो इस बात को समझ आती है, इसीलिए वो ली को अपनी तरफ से वो आइस बर्ड दे देती है और उसे कहती है कि अगर उसे दोबारा कभी उसे मिलना हुआ या फिर उसे बच के भागना हुआ तो वो उसका इस्तेमाल करके उसके पास आ सकता है। ये आइस बर्ड उसे उस तक पहुंचा देगी। इतना कहने के बाद सू वहां से चली जाती है और उससे कहती है कि अपना ध्यान रखना। ली भी उसे कहता है हाँ हाँ जरा जाओ और अपना भी ध्यान रखना। सू जैसे ही वहां से जाती है तो ली किसी बंदे से कहता है भाई साहब छुपे क्यों हैं, जल्दी से बाहर आइए, आप इसी पल का तो इंतजार कर रहे थे। तब हम लोग देखते हैं कि पीछे से एक लड़की बाहर निकलती है। टियान से पूछता है दीदी काहे लिए फॉलो कर रही थी, कोई तो वजह होगी बताओ। लेकिन वो आगे कुछ बात कर पाते इससे पहले ही ली को महसूस होता है कि वो बेहोश होने वाला है और इतना बोलने के बाद ही वो तुरंत बेहोश हो जाता है। और ली अपने मन के अंदर यही सोचता है कि पता नहीं अब ये क्या है और ये मेरे साथ क्या करने वाली है। लेकिन जब हमारे हीरो को होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो अपने घर के कमरे में है और जब वो उठ के बैठता है तब उसे ऐसा लगता है कि जो उसने सपना देखा था कि जहाँ पे वो कॉमिक वॉमिक में गया था वो सिर्फ उसका एक सपना है। और ये सब कुछ जान के उसे काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है। जिसके बाद वो आराम से लेट के कहता है कि भगवान ऐसा सपना दोबारा मत दिखाइयो, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि असल में वो ये वाला सपना देख रहा है। वो असली दुनिया के अंदर गया ही नहीं था, वो कॉमिक वर्ल्ड के अंदर ही था और कॉमिक वर्ल्ड के अंदर से असली दुनिया का सपना देख रहा था। और जब वो अपनी आंखें खोल के ऊपर की तरफ देखता है तब उसके ऊपर फिर से बड़ी बड़ी चीजें थी, जिस वजह से उसकी नोज ब्लीड फिर से होने लगती है। और वो आगे से कहता है कि भगवान प्लीज इस ऑथर को चेंज कर दो, ये साला अलग अलग एंगल दिखा के मेरा ब्लड लॉस करवा रहा है। वो लड़की जिसने ली को अपनी गोद में लिटाया हुआ था वो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि ली को होश आ गया। लेकिन वो बाद में ली का चेहरा देख के उसे पूछती है कि तुम्हारे नाक से खून क्यों आ रहा है। ली तुरंत उठ के बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। ली को याद आता है कि यही वही लड़की है जो कि उसका पीछा कर रही थी। वो लड़की अपना मास्क दिखा के उसे कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसको तुम अपना स्टॉकर समझ रहे थे। ली को ऐसा लगता है कि इस लड़की ने जानबूझ के उसको बेहोश किया था अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके। जिसके बाद वो लड़की अपने बारे में बताती है कि उसका नाम सिकोंग यूनियन है और वो सिकोंग फैमिली की दूसरी बड़ी बेटी है। ली को याद आता है सिकोंग फैमिली पूरे के पूरे कॉमिक वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी लार्जेस्ट एल्केमी फैमिली है और इनकी एल्केमी टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की होती है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि ये लड़की उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। इसके बाद ली अपने बारे में बताता है और वो यूनियन से पूछता है कि उसे क्या लेना देना है। यूनियन टियान को बताती है कि वो चाहती है कि ली उसके
फादर को बचा ले। इसके बाद यूनियन पूरी कहानी बताती है कि जब उसके फादर और उनके बड़े भाई बिल के बारे में बात करते हुए आ रहे थे तब कई सारे मॉन्स्टर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर उन्हें पकड़ के जंगल के अंदर लेके गए हैं और इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है, क्या वो लोग सही सलामत हैं या नहीं। इसीलिए सिकोंग फैमिली काफी ज्यादा उदास है और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ली को याद आता है कि कॉमिक के अंदर सिकोंग फैमिली को कई सारे मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया था, इसीलिए मेन कैरेक्टर सॉ सिकोंग फैमिली को बचाने के लिए गया था और वो सक्सेसफुली उन्हें बचा के ले भी आया था। इसीलिए सिकोंग फैमिली की जो हेड थी उसने सॉ को कई सारे अल्केमी टेक्निक सिखाए थे, जिससे सॉ को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। जिसके बाद यूनियन ली के पैरों में गिर जाती है और उसे रोते धोते हुए कहती है कि ली उसके फादर को बचा ले, और अगर ली उसके फादर को बचा लेता है तो यूनियन उसके लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी। ली उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे फादर को बचा लूंगा, अब मुझसे दूर हटो, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। लेकिन यूनियन कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो ली की और ज्यादा चिपकने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ली उसे कहता है मेरी माँ मुझे जाने दे, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मुझे घर वापस जाना है बस। उसी टाइम पे वहाँ पर सिकोंग फैमिली की मेड आती है जो कि यूनियन को बताने के लिए आई थी कि उसके कपड़े तैयार हो गए हैं और उसकी मदर ने उसे बुलाया है, इसीलिए उसे वहाँ पे जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन वो अंदर का सीन देख के हैरान हो गई थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसके बाद होना क्या था, वहाँ पे चिल्ला चिल्ली मच जाती है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हाँ तो गाइस आई एम सॉरी, मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा छोटी है लेकिन मैं बिजी हूँ और ऊपर से कोई कॉमिक नहीं मिल रही है, तुमने देखा ही है अभी तक जितने भी एक्सप्लेन किए हैं या तो वो पहले से ही एक्सप्लेन है या फिर पूछो ही नहीं। इसीलिए गाइस मेरे पास एक कॉमिक है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, कॉमेडी और एक्शन के साथ साथ सब कुछ भी है और मुझे चेक करना है कि ये पहले से किसी एक्सप्लेन ने की है या नहीं, ज़रा सा बता दो। इस कॉमिक का नाम है द अनरिवील्ड डेलिक्वेंट कॉम्बैट किंग इज एक्चुअली, यही इसका नाम है। और भगवान कसम अगर ये पहले से एक्सप्लेन नहीं है तो ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है। और हाँ एक ये भी सीरीज़ है, इसके बारे में भी बता दो। इस सीरीज़ का नाम है मॉन्स्टर पैराडाइज। इसके अंदर मॉन्स्टर है जो कि हमारे एमसी के साथ फाइट करते हैं और अगर ये भी एक्सप्लेन नहीं है तो ये भी अच्छी सीरीज होने वाली है। साला अभी के टाइम में एक नई सीरीज ढूंढना घूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर हो रखा है।